हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे अपनी +1 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल और कंसेप्चुअल है। अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा जो इसमें है वो समझ लग गया तो बहुत ही इजी लगेगा आपको चैप्टर। अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं समझ लगा तो आपको लगेगा कि ये तो चैप्टर मुझे समझ ही नहीं आने वाला। ठीक है, सो मैं आपको फोकस करने को बोलूंगा कि आप कंसेप्चुअल जो हम समझा रहे हैं उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए पहले। तो अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका तो आपका चैप्टर बहुत ही इजी निकल जाएगा। ओके, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें। मोटिवेशन के लिए हमें जितने लाइक मिले उतने ज़्यादा अच्छे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी कमेंट कर सकते हो आप लिखिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन का मीनिंग, कॉजेज ऑफ डिफरेंस मीन्स क्यों हम रिकंसिलिएशन होती क्यों है, करनी क्यों पड़ती है, उसके क्या कारण है, नीड क्यों है, और टाइप्स ऑफ बैलेंसेज, कौन कौन से बैलेंसेस के टाइप्स होते हैं वो आपको समझाऊंगा क्या चीज़ होती है, और प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस, कैसे बनानी है बीआरएस और उसका फॉर्मेट, और एंड में करेंगे एक एग्जाम्पल जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बीआरएस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग समझने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि आपके पास एक तो कैश बुक प्रिपेयर होती है जो फर्म खुद प्रिपेयर करते हैं, जो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है कैश बुक। उसमें होता है एक बैंक कॉलम। ठीक है, बैंक कॉलम मीन्स हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। तो हम तो बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अपना कैश बुक में, लेकिन जो अब हमने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया जो हमारे बिजनेस ने, तो वो बैंक भी तो अपना रखेगा ना रिकॉर्ड कि आपने कितने पैसे बैंक को दिए, या बैंक से कितने ले लिए, कि कहाँ पर आपने पेमेंट की, या कुछ भी। ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड बैंक भी रखता है, उसे हम बोलते हैं पासबुक। जहां पर वो पासबुक, जहां पर बैंक स्टेटमेंट। अब जो दो आइटम्स होती हैं, जब भी दो आइटम्स आ गई तो उसको टैली तो करना पड़ेगा। उस टैली करने के बाद, दोनों को आपस में टैली करने के बाद जो आइटम ऑफ डिफरेंसेस निकलती हैं, उस आइटम ऑफ डिफरेंस को हम जिस स्टेटमेंट में प्रिपेयर करते हैं वो बनाते हैं स्टेटमेंट एक उस आइटम ऑफ डिफरेंस की। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, अब देखिए डिफरेंस कैसे निकला। मीन सपोज आपके कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस 10,000 है, लेकिन बैंक में आपके अकाउंट में बैलेंस शो कर रहा है 12,000। आप में डिफरेंस आ गया ना 2,000। अब जो 2,000 का डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है कि एक ही आइटम का हो, वो नंबर्स ऑफ आइटम्स का हो सकता है। वो आपने इंटरेस्ट नहीं डाला होगा, आपने कोई चेक छोड़ दिया या कुछ भी, वो क्या क्या हो सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो नंबर ऑफ आइटम्स का हो सकता है। वो सारे आइटम्स हम राइट डाउन करते हैं अपने स्टेटमेंट में, तो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं बीआरएस मींस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो डिफरेंस है वो आता क्यों है, इसके कारण क्या है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आता है, उसके कॉजेज। अब ये कॉजेज मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। पहला तो हमारे पास आ गया कि बिजनेस जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन, वो डिले के साथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। मीन जो बिजनेस में अकाउंटेंट है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गया, या फिर उसको उसका चेक रिकॉर्ड करना था वो साइड में रह गया, वो डिले के साथ रिकॉर्ड कर रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को हमारा कॉज आ जाएगा, क्योंकि हम डिले कर रहे हैं, बैंक तो नहीं डिले करेगा। बैंक ने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, हम नहीं कर पाए। ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है। द चेक और BR वॉज डिसऑनर बट बिजनेस डिड नॉट गेट इंटीमेशन। अब चेक डिसऑनर हो गया कोई हमारा, या फिर BR डिसऑनर होगा, लेकिन बैंक ने तो वहां पर ट्रीटमेंट कर दिया उसका डिसऑनर करके, हमें नहीं पता चला, हमें इंटीमेशन ही नहीं मिली बैंक के द्वारा, तो हमारा डिले हो जाएगा। ओके, सेकंड है बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। अब बैंक ने चार्जेस जो है कट कर लिए हैं हमने बैलेंस से ही। वो हमें कोई रिसिप्ट ना भेजेगा कि आपके इतने चार्जेस लेने, जहाँ आप कैश डिपॉजिट कराओ इतना आके। बैंक अगर कोई भी बैंक से चार्जेस काटेगा तो वो हमारे बैलेंस से ही काट लेगा। हम जब स्टेटमेंट लेकर आएंगे बैंक से तब हमें पता चलेगा कि हमारी डिडक्शन हुई है चार्जेस की। ओके, जहां फिर बैंक हमें इंटरेस्ट दे दे, जो बैलेंस है, अगर हमारा सेविंग अकाउंट है तो बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है, तो वो इंटरेस्ट भी वो हमें घर पे कैश दे के नहीं जाएगा, वो बैंक में ही दे देगा, उसमें ही डिपॉजिट करवा देगा। ओके, और जहां फिर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट डिपॉजिट करवा दी है हमारे अकाउंट में, हमें वो इंटीमेट नहीं किया उसने कि आपके अकाउंट में पेमेंट करवाई है, उसने पेमेंट कर दी, हम भी चेक नहीं कर पाए और हमें भी पता, उसने हमें बताया भी नहीं। ओके,
और अब हम जब स्टेटमेंट लेकर आएंगे बैंक से तो उसको कैश बुक के साथ टैली करेंगे तो तब ये सारे डिफरेंस हमें पता चलेंगे कि बैंक ने तो ये जो आइटम डाली हुई है हमें तो इनके बारे में पता ही नहीं था, तो अब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे बैंक कैश बुक में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ बैंक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन बाय डिले, मींस बैंक ने डिले के साथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे द चेक इशूड बाय द बिजनेस बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक बाय द रिसीवर ऑफ द चेक। अब हमने एक चेक इशू कर दिया अपने किसी भी बंदे को चेक कर दिया, सैलरी का चेक है, कोई एक्सपेंस का चेक है, कोई भी चेक इशू किया है हमने, लेकिन जिसको इशू किया है जो रिसीवर है वो बैंक में प्रेजेंट करने नहीं गया चेक। अभी वो उसको टाइम नहीं लगा, जब वो बिजी था, जब वो लेजी हो गया। चेक की एक वैलिडिटी होती है 3 मंथ की, तो वो 3 महीने में कभी भी कैश करवा सकता है। अभी वो कैश करवाने नहीं गया तो हमारे बैंक में हमने तो कैश बुक में अपना बैलेंस कम कर लिया, आरटी डाल दी, लेकिन पासबुक में नहीं हुआ क्योंकि पासबुक में अभी चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ओके, तो ये डिले आ जाएगा बैंक के तौर से। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बाय द बिजनेस इन द बैंक बट ड्यू टू सम रीजन चेक नॉट क्लियर जेट। अब जैसे चेक हमने डिपॉजिट करवा दिया है, हमें कोई चेक रिसीव हुआ था, किसी ने हमें पेमेंट दी, हमने अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्लियर क्यों नहीं है? उसके कोई कारण हो सकते हैं, जहाँ फिर वो चेक में कोई दिक्कत आ रही है, उसके रिगार्डिंग नोटिस निकाला गया हो, जहाँ फिर जो चेक है वो आउट स्टेशन हो, मीन्स हम पंजाब से हैं, चेक उत्तराखंड से हो, वो आउट स्टेशन चेक को क्लियर होने में भी टाइम लग जाता है। ओके, थर्ड कारण होता है क्लैरिकल मिस्टेक इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय द बिजनेस। अब बिजनेस ने कोई क्लैरिकल मिस्टेक कर दी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में। क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, मींस कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना था लेकिन कर लिया कैश कॉलम में। ओके, जहाँ फिर हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, ओमिट कर गए, हम भूल ही गए रिकॉर्ड करना, ये क्लैरिकल मिस्टेक्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लैरिकल मिस्टेक इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बाय द बैंक। ये बहुत ही कम केसेस में होता है कि बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड की जाए, लेकिन की जा सकती है, वो भी क्लैरिकल है, वहां पर भी क्लर्क है, तो अगर हो तो उसका ट्रीटमेंट भी हम करेंगे। वो भी कारण हो सकता है एक रिकंसिलिएशन में डिफरेंस आने का। होता बहुत कम है, चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हो जाता है। आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा। ओके, अब जब आपको कारण तो समझ लग गए जिसकी वजह से बैंक रिकंसिलिएशन का बर्थ हुआ कि बैंक री को बनानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, नीड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहली नीड तो हमारी यही है कि विद द हेल्प ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो हमारी बीआरएस बनती हैं वो हमें एरर डिटेक्ट करके बताती है। अगर कोई हमने एरर किया हुआ है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक की हुई है, उसको हमें पता चल जाता है कि ये हमने एरर कर दिया, ओमिशन का एरर कर दिया, कमीशन का एरर कर दिया, या फिर कोई क्लैरिकल मिस्टेक कर दी, या फिर कोई भूल के कुछ कर दिया हमने, वो हमें डिटेक्ट करने में हेल्प कर देती है बीआरएस। उससे हमें नीड है इसकी। ओके, अगर हम रिकंसाइल नहीं करेंगे कैश बुक का बैलेंस पासबुक के साथ तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पासबुक में क्या चल रहा है और कैश बुक में क्या चल रहा है। हम रिकंसाइल करेंगे तो अगर पासबुक में कोई हमें इंटरेस्ट मिला है, या फिर कोई डायरेक्ट पेमेंट आई है, या फिर कुछ चार्जेस बैंक के द्वारा डिडक्ट किए गए हैं, वो सभी कुछ हमें पता चलेगा। तो ये हमें हेल्प करती है जो भी ट्रैक करने के लिए कि क्या क्या हम पॉसिबिलिटीज हैं, उस सब को ट्रैक करने के लिए हमें हेल्प करती है। थर्ड है द बिजनेस बिल नो द डिले इन द कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ एवरी कस्टमर, मींस बिजनेस को पता चल जाता है कि किस कस्टमर की पेमेंट हमें डिले के साथ आ रही है, उसमें कितनी दिक्कत आ रही है चेक को कैश करने में। वो सारी चीज़ें अगर पता चलते हैं, नेक्स्ट टाइम हम कस्टमर को बोलेंगे कि भाई अपना चेक अच्छे से दो, आउट स्टेशन चेक हमें ना दो, या फिर ओवर राइटिंग वाला चेक ना दो। बहुत क्लियर करने में मुश्किल आती है और हमें फंडिंग लेट मिलती है बाद में। ओके, एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें क्या कंप्लीटली हेल्प करती है, जो हमारी कैश बुक है उसको प्रॉपर प्रिपेयर करने में। जो हम छोड़ गए थे वो सारा कुछ अब दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम बैंक स्टेटमेंट निकाल कर लेकर आते हैं, उसको रिको करते हैं, जब रिको करने के बाद हमें पता चलता है कि जे ट्रांजेक्शन हमने छोड़ दी हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारी कैश बुक कंप्लीट तभी होगी। ओके, It helps to the auditor to know the difference between the bank balance as per the cash book and the passbook। अब जो डिफरेंसेस चल रहे हैं उसको पता चल जाता है कि किस चीज का डिफरेंस है। ऑडिटर को क्या है कि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसके साथ हम रिको लगा देते हैं अगर उसमें कोई डिफरेंस है बैंक में।
हमारे 31 मार्च और क्लोजिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च होती है क्लोजिंग ऑफ द ईयर, उसमें हमारे पास जो बुक्स में बैलेंस है वो 1 लाख है और जो कैश अपने जो पासबुक में बैलेंस है, पासबुक में हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो 2 लाख आ रहा है। अब उसका क्या कारण है, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच कर देते हैं। उसमें पता चल जाता है किस किस बंदे का हमारा चेक पेंडिंग है जो प्रेजेंट नहीं हुआ, या फिर किसी से हमने पेमेंट लेनी है, वो सारा कुछ पता चल के हम बैंक के साथ कैश बुक का बैलेंस टैली करके उनको बता देते हैं। सो इसलिए ये ऑडिटर को भी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंक बैलेंसेस। अब जो बैंक के बैलेंस है उसकी टाइप्स होती हैं। वैसे तो हमने वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी हैं टाइप्स। पहला है हमारे पास फेवरेबल बैलेंस एंड दूसरा है अनफेवरेबल बैलेंस। अब व्हाट इज फेवरेबल बैलेंस, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो हमारे फेवर में वो हो वो है हमारा फेवरेबल बैलेंस। मींस कैश बुक में जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है उसे हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। मींस वो हमारा कैश है, हम वो बैंक से लेंगे, हमें वो मिलेगा इन फ्यूचर। ओके, वो इसलिए उसे हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जो देखिए डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम एज पर कैश बुक जो है, ये देखिए हमने कैश बुक में दिखा दिया, जो कैश बुक है ओनली बैंक कॉलम के साथ, ओनली एंड ओनली बैंक कॉलम है, कैश कॉलम नहीं है। जो देखिए जहां पर हमारे पास बैलेंस क्लोजिंग दिया हुआ है, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, ये हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड शो हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस। सेकेंड हमारा फेवरेबल बैलेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर द पासबुक। हमारे पास डेबिट है तो वो पासबुक में क्रेडिट होगा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, अब हम डेबिट कर रहे हैं तो वो हमें क्रेडिट करेंगे, हम उन्हें क्रेडिट कर रहे हैं तो वो हमें डेबिट करेंगे। ओके, आपस में ऑपोजिट केस चलता रहता है। अब जो पासबुक का फॉर्मेट है, जो देखिए पासबुक का फॉर्मेट ऐसे दिया होता है हमें, डेट, पर्टिकुलर चेक नंबर, डेबिट, विड्रॉल, क्रेडिट, डिपॉजिट। विड्रॉल और डिपॉजिट लिख के जो इजी किया होता है और बैलेंस साथ में निकाला होता है। अब इसके साथ क्या है, देखिए बैलेंस लिखा हुआ है हमारे पास रेड फिगर में और साथ में लिखा हुआ क्रेडिट। अगर तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो इट इज फेवरेबल बैलेंस फॉर अस, क्योंकि हमने बैंक से पैसे लेने हैं, उनका क्रेडिट है। उनका क्रेडिट मींस उनकी लायबिलिटी खड़ी हुई है, उन्होंने हमें पैसे देने हैं पासबुक ने। ओके, सो सिंपल सी बात है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बोथ आर फेवरेबल फॉर बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा पास अनफेवरेबल बैलेंस। ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, नाम से क्लियर है। अनफेवरेबल फेवरेबल से ऑपोजिट मीन हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारा एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी बन जाएगी। अनफेवरेबल बैलेंस ये क्या होता है, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम एज पर पास कैश बुक। जितना भी कैश बुक में बैलेंस है जो बैंक कॉलम में आ रहा है, वो कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, वो अनफेवरेबल होगा हमारे लिए। देखिए कैश बुक हमारे पास बैंक कॉलम की एग्जांपल मैंने दे दी आपको, ये रेड हाईलाइट किया हुआ है, डेबिट साइड बैलेंस निकला है, क्रेडिट बैलेंस है ये। ओके, और सेकंड हमारे पास हो सकता है द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम एज पर पासबुक। अब पासबुक के में जो पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा वो भी हमारे लिए क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। मींस उन्हें डेबिट है, उनके डेटर बन गए, वो हमसे पैसे लेंगे। अब तो पासबुक में ऐसे लिखा होगा बैलेंस, जो देखिए रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ, साथ में लिया होगा DR, डेबिट मींस ये डेबिट बैलेंस है। ओके, अब टाइप्स ऑफ बैलेंसेस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चंस सारे जो आएंगे आपको वो टाइप्स ऑफ बैलेंस के बेसिस पर ही आएंगे। टाइप्स ऑफ बैलेंस का बेसिस आप क्लियर कर लो। जो भी टाइप्स है बैलेंस के, जो देखिए फेवरेबल बैलेंस है वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और अनफेवरेबल बैलेंस हमारा नेगेटिव आ जाएगा। जब हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे अब उसमें आपको समझाता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या करना है। ओके, अब हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, मींस BRS। अब जो BRS है ये मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कभी भी प्रिपेयर किया जा सकती है। तो इसका फॉर्मेट ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर साल के बाद ही बनना है, तो मंथली, इवन वीकली भी बनाई जा सकती है। अगर आपके बैंक में बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ रही है डेली बेसिस पे, तो आप डेली और वीकली, मंथली बेसिस पे इसको बना के आप टैली करते रहोगे साथ में साथ अपना अकाउंट, तो आपका ज़्यादा खलारा नहीं पड़ेगा। जो बैलेंस आपने पासबुक में उठाया है, मेन फोकस रखना है पासबुक के बैलेंस पे।
जो पासबुक का बैलेंस है उसके साथ अपने कैश बुक के बैलेंस को टैली करना है। पासबुक का बैलेंस हम चेंज नहीं कर सकते, उसका कारण है क्योंकि उस पर हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है। वो बैंक ने बुक्स बनाई हुई है तो वो बैंक ही चेंज करेगा, तो हम बैंक से बैलेंस चेंज नहीं करवाएंगे, हम अपनी कैश बुक में ही बैलेंस चेंज करेंगे। ओके, तो मेजरली फोकस रखना है पासबुक के बैलेंस पर। अगर आपको पासबुक का जो बैलेंस निकालने को बोला है 30th को, तो आपने वो 30 मार्च 30 अप्रैल किसी भी डेट का बोला है तो आपने उस डेट तक का निकालना है। उसके बाद आपकी कैश बुक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको आपने इग्नोर कर देना है। ओके, सबसे ऊपर लिख लीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट, जब तक कि आप बना रहे हो। तो एज ऑन हम कोई भी डेट बना लेंगे, 31 मार्च, 31 जनवरी, जो भी आपको डेट की बनानी है वो यहाँ पर डेट लिखी जाएगी। 3 कॉलम बनेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं है। सबसे पहला कॉलम बनेगा आपका पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम बनेगा आपका प्लस आइटम का, तीसरा कॉलम बनेगा आपका माइनस आइटम का। अब फॉर्मेट समझने के बाद मैं आपको समझा देता हूं प्लस वाले कॉलम में क्या कौन कौन सी आइटम जाएगी और माइनस वाले कॉलम में कौन कौन सी आइटम जाने वाली हैं। ओके, जैसे मैंने पहले टाइप्स ऑफ बैलेंसेस आपको बताए हैं, सबसे पहले हमारे पास आ गया फेवरेबल बैलेंस। अब फेवरेबल बैलेंस दो होते हैं हमारे पास, एक तो होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और एक होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है वो आपने चेक करना है, पहले कौन सा बैलेंस आपको दिया हुआ है आपने कौन सा डालना है। ओके, अगर तो हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है तो जो प्लस में जाएगा। अगर पासबुक का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ये भी हमारा फेवरेबल बैलेंस है, सो ये भी प्लस में जाएगा। ओके, सो अगर हमें अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होता है। ओके, सो अनफेवरेबल बैलेंस हमारे ऑपोजिट जाते हैं फेवरेबल के, मींस ये माइनस में जाएंगे दोनों। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव और माइनस वाले कॉलम में जाएंगे। ओके, अब बैलेंसेस को समझने के बाद मैं आपको सारी ट्रांजैक्शन को एक कैटेगराइज करके समझा देता हूं। टोटल मैं 5 टाइप में समझाऊंगा, ठीक है। वो 5 टाइप्स होगी ट्रांजैक्शन की, उसमें से ही आपको वर्डिंग चेंज होकर ट्रांजैक्शन आने वाली है क्वेश्चन में। अब मेनली 2 ट्रांजैक्शन हो सकती हैं आपके पास, एक तो आप पेमेंट करते हो या फिर पेमेंट रिसीव करते हो, जो बैंक में या तो पेमेंट नहीं गई जब बैंक में पेमेंट नहीं आई उसका डिफरेंस आपको आ जाएगा। सपोज आपने चेक इशू कर दिया, चेक इशू किया है किसी को, अपने किसी भी बंदे को, किसी भी जहां पर आपकी लायबिलिटी थी उसको चेक दे दिया आपने, लेकिन वो चेक अभी जिस बंदे को आपने दिया उसने इन कैश नहीं करवाया या फिर बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। उस टाइम आप क्या करोगे, आपने कैश बुक में तो पेमेंट डाल ली लेकिन बैंक में से उसने लेजी होने की वजह से बैंक में से अभी तक पेमेंट नहीं ली, 1 वीक हो गया नहीं ली, ठीक है। जब तक वो पेमेंट नहीं लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, चेक नहीं लगेगा, तब तक बैंक में से माइनस नहीं होंगे ना बैलेंस, ठीक है। सो जो मैंने आपको पहले समझा चुका हूं, आपने इसे क्या करना है, इस अमाउंट को आपने अगेन प्लस कर लेना है दोबारा, ठीक है। अगर तो उसने बैंक में से कर लिया होता, कैश करवा लिया होता या प्रेजेंट किया होता तो हमारे पास टिक हो जाने से दोनों साइड एंट्री, तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत थी। अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो हमने क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है बैंक कॉलम में से कैश बुक में, क्योंकि पेमेंट हुई है, पेमेंट मीन्स जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम दोबारा ऐड कर लेंगे तो हमारे बैंक के साथ बैलेंस टैली हो जाएगा। ओके, दूसरी आइटम है चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर। चेक को डिपॉजिट करवाया जाए, कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है जहाँ फिर बैंक को दिया है बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले भी समझा दी। तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, अगर क्लियर नहीं हुआ, हमने डिपॉजिट किया हुआ है, मींस हमने प्लस किया हुआ है, इनफ्लो हुआ ना, हमें पेमेंट आ रही है, कैश बुक में हमने प्लस किया हुआ है लेकिन बैंक बुक में कुछ नहीं हुआ, मींस पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। तो प्लस किया है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो पासबुक में कुछ नहीं किया तो उसके साथ टैली हो जाएगा ना, ठीक है। इस अमाउंट को हम माइनस वाले कॉलम में डालेंगे। ओके, ठीक है, आपको मैं जो पहले समझा चुका हूं। आगे हमारे पास है क्लैरिकल मिस्टेक जो हो जाती हैं हमारे एंड पर। अगर हमारे क्लर्क ने अगर कोई ओवर कास्टिंग कर दिया डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट की इन द कैश बुक, मीन्स ओवर कास्टिंग का मतलब ज़्यादा अमाउंट लिख लिया है,
मीन्स क्या कर दिया, बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, इनफ्लो बढ़ा दिया ना, इसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे, माइनस वाले कॉलम में डाल के। ओके, सेकेंडली मिस्टेक हो सकती है एन ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक। कैश बुक में जो क्रेडिट साइड का कॉलम है उसको ओवरकास्ट कर दिया, मीन्स क्रेडिट ज्यादा कर लिया। क्रेडिट ज्यादा करना मीन्स आउटफ्लो, आउटफ्लो पेमेंट ज्यादा कर दी। तो इसको अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्रेडिट मीन माइनस होता है ना, आउटफ्लो मीन्स माइनस, तो इसको हम ऐड बैक कर लेंगे तो हम पासबुक में इक्वल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक हो सकती है हमारे पास द अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। अब ओवरकास्ट के ओपोजिट अंडर कास्ट आ गई। ठीक है, ओवरकास्ट हमने माइनस की थी, अंडर कास्ट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेम वे हम अंडर कास्ट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट इन द कैश बुक जो होती है, अब क्रेडिट साइड अंडर कास्ट की हुई है, मीन्स नेगेटिव कम किया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव और कर देंगे, मीन्स माइनस कर देंगे इसको। सो ये हमारे क्लरिकल मिस्टेक हो चुकी है। और उसके बाद हम कर लेंगे जो बैंक ट्रांजैक्शन करेगा। बैंक हमें डेबिट कर सकता है काफ़ी चीज़ों से, जैसे कैश विड्रॉल चार्जेस हमें लगा दिए उन्होंने, क्वेश्चन में आपको आ सकता है। चेक बुक चार्जेस लगा दिए, लो बैलेंस चार्जेस लगा दिए, लॉकर रेंट लगा दिया, इंटरेस्ट चार्जेस ऑन ओवरड्राफ्ट लगा दिए। एनी रॉन्ग डेबिट हैज़ बीन गिवन बाय द बैंक, कोई डेबिट रॉन्ग कर दिया उन्होंने, ये सारी ट्रांजैक्शन हो उन्होंने हमें क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। ठीक है, उन्होंने डेबिट किया हुआ है तो मीन्स उन्होंने हमारे बैंक में से पैसे निकाल लिए हैं, हमारे पैसे विड्रॉ हुए हैं। तो अब कैश बुक में तो ये एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है, उन्होंने हमारा बैलेंस कम कर दिया है, तो हम कैश बुक में भी क्या करेंगे, बैलेंस अपना कम कर लेंगे। ये सारी आइटम क्या हो जाएगी, हमारी माइनस वाले कॉलम में चले जाएंगी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ आई है हमारे पास, ऑल ट्रांजैक्शंस क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब बैंक डेबिट ही नहीं करता, ओनली क्रेडिट भी कर सकता है। क्रेडिट में क्या हो सकता है, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया ऑन बैलेंस जो हमारे पास है, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर को पेमेंट दे दी, कस्टमर को डायरेक्ट पेमेंट आ गई, या फिर बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय द बैंक, बिल कोई हमें दिया हुआ था पहले, हमें पता नहीं था, वो थोड़ी देर बाद आया। ठीक है, कलेक्शन के लिए भेजा हुआ था, 2-3 महीने हो गए, लेकिन हमने वो डाला नहीं था, वो हमें अब मिला। रॉन्ग क्रेडिट हैज बीन गिवन बाय द बैंक, बैंक ने या फिर रॉन्ग क्रेडिट दे दिया, वो ये सारा कुछ क्या क्रेडिट कर दिया उसने, मीन्स हमारा बैलेंस इंक्रीज कर दिया। हमने कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन नहीं डाली क्योंकि हमें इंटीमेशन बाद में मिली जब हमने स्टेटमेंट निकाली है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे तो हम पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो मेनली ये 5 ही आइटम हो सकती हैं जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। सबसे पहले तो चेक आपने पेमेंट की, इशू किया उसका। दूसरा था चेक आपने डिपॉजिट करवाया, मीन्स उसमें से पैसे आ रहे हैं बैंक में, उसकी आपको हो सकती है दिक्कत। ठीक है, या फिर क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है आपके एंड पे, बिजनेस के एंड पे। और 2 ट्रांजैक्शन हो सकती हैं जो बैंक के एंड पे हो सकती हैं, बैंक ने आपको डेबिट किया हुआ है किसी एक्सपेंस के तौर पे, जहाँ फिर कोई एक्सेस पेमेंट आई है आपके पास, कुछ भी हो सकता है। मीन्स किसी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई थी आपने, तो वो भी बैंक ने काट के पेमेंट कर दी, वो सारा कुछ। और उसके बाद आपको एक क्रेडिट दे दिया बैंक ने एक्स्ट्रा। ये 5 आइटम का ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही सरल है। अब बस आपको वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट आ सकती है क्वेश्चन में। आप ये चीज़ों को देख लो एक बार अच्छे से, ये टेबल को नोट डाउन कर लो, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट में जरूर लिखिए। जो कमेंट करेगा पीडीएफ, उसको मैं पर्सनली उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। ठीक है, जैसे मैं स्टार्टिंग से अगर इलस्ट्रेशन करवाऊं तो कैसा रहेगा आपको, चलिए एक इलस्ट्रेशन स्टार्टिंग से कर लेते हैं जिसमें आपको टिक मार्किंग भी करनी पड़ेगी कि जो पासबुक की स्टेटमेंट है वो कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ आप टैली करोगे तो आपकी पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे बैंक की रिको होनी है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास एक पासबुक है और एक कैश बुक जिसका बैंक कॉलम है ओनली बस एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो पासबुक में हमारे पास डेबिट है वो कैश बुक में क्रेडिट होगा, जो पासबुक में क्रेडिट है वो कैश बुक में डेबिट होगा। ओके, अब 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास एक जो 1 अप्रैल 2022 में हमारे पास कैश दिया हुआ है, डिपॉजिट करवाया 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करवाए हुए हैं कैश। सो
बैंक में तो कैश आया, उसने भी कैश ही लिख देना है, ठीक है। कैश के सामने उसने डिपॉजिट में लिख दिया 1 लाख, तो यहाँ पर हमारे पास कैश बुक में भी है 1 लाख। देखिए सेम डेट पे जहाँ पर हमारे पास डेबिट है, पासबुक में क्रेडिट है, ये आपस में क्या हो गया, टिकिंग होगी। आप हम टिक करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखिए बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, तभी हम इसको टिक करने की शुरू करेंगे। जैसे बैंक का पासबुक के अकॉर्डिंग हमारे पास बैंक बैलेंस आ रहा है 1,19,500 और कैश बुक में बैंक कॉलम का हमारे पास बैलेंस आ रहा है 95,000। ओके, तो डिफरेंस आ गया इसमें। तो अब देखते हैं किस चीज का डिफरेंस है जी। सेकंड हम टिक करेंगे। अब देखिए सेकंड हमारी जो आइटम टिक हो रही है 1500 वाली आइटम है हमारे पास पासबुक में, और कैश बुक में 1500 की कोई आइटम नहीं है, तो ये नहीं टिक हो रही, इसको आप राउंड लगा लीजिए। उसके बाद हमारे पास 30,000 का कैश विड्रॉल आ रहा है पासबुक में। तो देखिए आपको सनराइज को चेक दिया है आपने, जहां पर आपने सनराइज को चेक दिया है, सेम डेट में ट्रांजैक्शन है, जो टिक होगी दोनों साइड। ओके, उसके बाद है हमारे पास मूनलाइट प्राइवेट लिमिटेड का जो रिसीव हुई है पेमेंट 50,000, वो भी हमारे पास 50,000 रिसीव हुई है कैश बुक में भी, ये भी टिक होगी। लास्ट हमारे पास है इंटरेस्ट 1000, जे हमारे पास नहीं है, तो ये भी हमारी एंट्री राउंड हो जाएगी, ये मिसिंग है। और कैश बुक में भी एक ट्रांजैक्शन है हमारे पास 25,000 की बाय सैलरी, सैलरी का चेक लगाया लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो अभी तक कैश नहीं हुआ है। ओके, अब रिको करने के बाद हमारे पास 3 आइटम है जो पेंडिंग निकली हैं, जिसमें से एक पासबुक में डेबिट है 1,500 की और एक क्रेडिट है 1,000 की, और एक आइटम कैश बुक में क्रेडिट है 25,000 की। अब आप अगर पासबुक का बैलेंस लेकर करना चाहते हो क्वेश्चन, तो पासबुक का लेकर स्टार्ट कर लीजिए। अगर कैश बुक का लेकर करना चाहते हो तो कैश बुक का लेकर स्टार्ट कर लीजिए। हम क्या करेंगे, कैश बुक का टोटल लेकर स्टार्ट करते हैं, पासबुक में पहुंचेंगे, फिर पासबुक का लेकर कैश बुक पर पहुंचेंगे। दोनों तरीके से मैं आपको करवा देता हूं, देखिए आप टोटल वहां पर पहुंच जाओगे, आपको पता चल जाए कैसे से टैली होता है। ओके, अब देखिए जो हमने रिकंसाइल किया है, टिक किया है स्टेटमेंट, वो आपको क्वेश्चन वैसा नहीं आने वाला है बुक्स में। आपको जो हमने आइटम निकाली है ना, उसमें टिक करने के बाद जो राउंड किए हैं, जो बच गई आइटम, वो ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब अगर आपने वो प्रोसेस समझना है तो वो अच्छा है, आपको इन प्रैक्टिकल उसकी काम आएगा। आपको मैं आपको ब्रीफ जो नॉलेज है वो अच्छे तरीके से नॉलेज देना चाहता हूँ, पूरा कंसेप्ट पीछे समझाना चाहता हूँ कि चल क्या रहा है, ठीक है। हम बैलेंस टैली कर रहे हैं वो बताना चाहता हूं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो भी सारा कुछ बता दिया। अगर आपके पास कोई पेमेंट रह गई है तो आपको पता चल जाए कि किस चीज की पेमेंट मेरी रह गई है और क्यों रह गई है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो कि जो 3 आइटम हमारी बची हैं उसको लिख लीजिए और बैलेंस लिख लीजिए कैश बुक का। एक एग्जाम्पल जे बन जाएगी और एक एग्जाम्पल दूसरी हमारी बन जाएगी पासबुक का बैलेंस लिख लीजिए, और 3 आइटम जो रह गई है वो लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल में आपका आंसर आ जाएगा पासबुक का, और दूसरे एग्जांपल में आपका आंसर आ जाएगा कैश बुक का बैलेंस। क्लियर? सो चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे ऊपर लिख लीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th अप्रैल 2022, और इसमें 3 कॉलम हमारे बन जाएंगे, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। शुरू करता हूं मैं कैश बुक के बैलेंस से। कैश बैंक बैलेंस इन कैश बुक एज ऑन 30th अप्रैल 2022 कितना है हमारा, 95,000। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो मैंने आपको बताया था डेबिट बैलेंस हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, तो फेवरेबल बैलेंस हमारा प्लस वाली साइड में जाता है, ठीक है। सो लिखिए इसको प्लस में। आगे देखिए हमारे पास सबसे पहले पासबुक में एक एंट्री है जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगे हुए हैं हमें 1 अप्रैल 2022 में 1,500 के। तो ये चार्जेस लगे हुए हैं, इससे क्या होगा, बैलेंस कम होगा। ये आउटफ्लो हो रहा है, वो हमारे पैसे निकाल रहे हैं लेकिन हमने एंट्री नहीं डाली, तो उन्होंने हमारे बैलेंस पैसे निकाले हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में डाल देंगे। सो इसको सबसे पहली ट्रांजैक्शन इसको माइनस में डाल देते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लिख के इसको आप माइनस वाले कॉलम में डाल दीजिए 1,500। नेक्स्ट है हमारे पास 30th अप्रैल 2022 की जो है इंटरेस्ट 1,000 पासबुक में, ठीक है। ये हमें क्रेडिट मिल रहा है, मींस इनफ्लो हो रहा है, प्लस हो रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है इससे। तो अगर बैलेंस बढ़ रहा है तो इसको क्या कर देंगे, हम प्लस वाली साइड में डाल देंगे। सो लिखिए पर्टिकुलर में बैंक इंटरेस्ट और प्लस के कॉलम में डाल दीजिए 1,000।
लास्ट है हमारे पास 30 अप्रैल की सैलरी की पेमेंट है 25,000 की। अब जो 25,000 की पेमेंट है, इससे हमने पेमेंट की है तो आउटफ्लो हुआ था ना, हमने पेमेंट कम की है लेकिन बैंक में से पैसे नहीं निकले। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में ऐड करेंगे दोबारा तभी हम बैंक के बैलेंस में जा पाएंगे। ठीक है, सो 25,000 हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो लिखिए पर्टिकुलर में द चेक इशूड फॉर सैलरी नॉट चेक क्लियर, पर्टिकुलर में आ जाएगा। सो इसको हम ऐड वाले कॉलम में डाल दीजिएगा, मींस प्लस वाले में 25,000। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे, जो बैलेंस निकलेगा वो हमारा पासबुक का बैलेंस होगा। ओके, सो 95,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000, प्लस वाले ज्यादा है तो मैं पहले ये प्लस कर लेता हूं। जो हमारे पास टोटल आ गया 1,21,000, दोनों साइड मेंशन कर दीजिए और माइनस वाली आइटम लेस करने के बाद माइनस वाले कॉलम में ही इसका बैलेंस निकल जाएगा। माइनस वाली आइटम माइनस की कितनी है, वो 1,500। तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया, 1,19,500। ओके, ये हमारा बैलेंस क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन डेट 30 अप्रैल 2022। ओके, यही है ना, देखिए हमारी पासबुक का बैलेंस। ठीक है, अब हम अपनी पासबुक के बैलेंस के साथ टैली हो गए ना, 3 आइटम पेंडिंग थी उसका हमने ट्रीटमेंट जहां पर कर दिया तो हमारा पासबुक के साथ बैलेंस टैली हो गया। यही हमने स्टेटमेंट बनानी है। ओके, अब इसको अगर हम पासबुक का बैलेंस लेकर ऊपर और कैश बुक का बैलेंस निकालें तो वो भी इजी है। उसको हम कैसे करेंगे, देखिए, तो सेम ही फॉर्मेट बन जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2022, पर्टिकुलर प्लस और माइनस। अब पासबुक का बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस है, सो जे भी हमारा क्या है, फेवरेबल बैलेंस है। सो फेवरेबल बैलेंस हम प्लस में डालते हैं। लिखिए बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन डेट 30 अप्रैल 2022 कितना है, 1,19,500। अब ये क्या करेंगे, हम सारी आइटम का ट्रीटमेंट ऑपोजिट हो जाएगा। उसका रीजन, हमने बैंक में से सब कुछ निकाल नकूल के हमने क्या करना है, कैश बुक पर पहुंचना है। जो कैश बुक में एक्चुअल में बैलेंस है वहां पर ताना है। ओके, सो देखिए, जैसे सबसे पहले हमारे पास था बैंक चार्जेस, जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है हमारे पास 1,500 के, उससे हमने क्या किया था, बैलेंस जो था हमारा बैंक का कम किया था। अब उसको हम प्लस में डालेंगे ताकि हम कैश बुक में ट्रीटमेंट नहीं है तो कैश बुक में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना उसका। तो इसको क्या करेंगे, प्लस में डाल देंगे ताकि हम कैश बुक तक पहुंच सके। जो माइनस किया था उसको क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे। जैसे हमने कैश बुक में जो ट्रीटमेंट किया था वैसे ही यहां पर भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ओके, तो लिखिए बैंक चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने हैं, 1,500 प्लस में। ओके, सेकंड क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला था, इससे क्या हुआ था, बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया था, जो बढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है ना, तो इसको माइनस करेंगे। सो इसको माइनस वाले कॉलम में डाल देंगे। बैंक इंटरेस्ट माइनस में लिख दीजिए 1,000। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास चेक इशूड फॉर सैलरी नॉट येट क्लियर, जो हमने पिछली समय ट्रीटमेंट किया था, सैलरी का चेक है जो 25,000 का। अब इसको क्या किया था हमने, माइनस किया हुआ है। अगर कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है तो बैंक बैलेंस में भी तो माइनस करेंगे तभी हम कैश बैलेंस तक पहुंच पाएंगे ना, तो कैश बैक में तो ये माइनस हुआ ही है ऑलरेडी, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। तो माइनस वाले कॉलम में लिख दीजिए इसको, द चेक इशूड फॉर सैलरी नोट जेट क्लियर, माइनस में आ जाएगा 25,000। ओके, सो चलिए अब इसका टोटल लगा लेते हैं, 1,19,500 प्लस करेंगे 1,500, तो ये हमारा टोटल बन गया 1,21,000। और इसको हम भी दोनों साइड लिख लेंगे और माइनस कर देंगे उसमें से हम 26,000, तो हमारे पास निकल के बैलेंस आ गया कितना, 95,000। ये हमारा बैलेंस निकल के आया। सो ये हमारा निकल के क्या आ गया है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन डेट 30 अप्रैल 2022। क्लियर, हमारा कैश बुक का बैलेंस इतना ही है ना, टैली हो गया। देखिए, समझ लग गया अब क्या किया। इसको एक बार, दो बार या चार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ लग जाएगा मैंने किया क्या है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, जो भी हम अगर पासबुक को बेस लेकर कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे तो सभी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि हम
पासबुक को प्रेजेंस मान रहे हैं, ऊपर मान रहे हैं, तो हम उसके नीचे आएंगे कैश बुक के बैलेंस पर। अगर हम कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस निकालेंगे तो जो ट्रीटमेंट हमने किया था वो पासबुक वाले क्वेश्चन में सारा का सारा ऑपोजिट करना है ट्रीटमेंट आपने। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि जब माइनस क्यों हुआ प्लस क्यों हुआ, तो आपने कुछ नहीं करना, आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए कैश बुक वाला। कैश बुक को समझ लिया, उसका ट्रीटमेंट सारा कर लो। अगर एग्जाम में आपको पासबुक का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप क्या करो, आप कैश बुक का क्वेश्चन निकाल लो, सिंपल कैश बुक का बैलेंस मान के उसको, ठीक है। जो साइड में रफ वर्क में देख लो, जो प्लस होना, जो माइनस होना, जो प्लस होना, जो माइनस होना, ठीक है। पासबुक का बैलेंस ऊपर लिखो और उसका ऑपोजिट ट्रीटमेंट करके आ जाओ बुक में, ओके। तो आपका निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई भी फिर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।